आपकी कि आपने सभी लोगों को अपने ऐप के बारे में बताया। लोगों को पता चला हुआ कि सरकार में क्या क्या धांधलियाँ चल रही है और क्या क्या चीज़ें अभी हटानी पड़ेंगी। तो धन्यवाद करते हुए मैं आपके बीच आप बुलाने जा रही हूँ उनको, जिनको बुलाने से पहले उनके जीवन के बारे में मैं सब कुछ आपके सामने आपके समक्ष रखना चाहूँगी, क्योंकि जिनका जीवन एक से बढ़कर एक उदाहरणों से परिपूर्ण है। जी हाँ, नालंदा निवासी पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी अकलू सरदार के 8 पुत्र पुत्रियों में इनका 7वां स्थान है। लेकिन उनका सामाजिक, आर्थिक, मालिक हालत भी, जिसमें उनका जन्म एवं पालन पोषण हुआ, उनकी प्रतिभा और एक प्रतिभाशाली कार्डियक सर्जन के साथ साथ एक शानदार प्रशासक बनने की क्षमता को बाधित नहीं कर सका। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से 1977 में MBBS की डिग्री एवं 1981 में जनरल सर्जरी में MS करने के बाद उन्होंने कार्डियक सर्जरी में MCH की डिग्री प्रतिष्ठित किंग एडवर्ड मेमोरियल KEM अस्पताल KGS मेडिकल कॉलेज बॉम्बे विश्वविद्यालय से पूरी की। इसके बाद भारत और विदेशों में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में व्यापक शोध, शिक्षण और नैदानिक अनुभव हासिल किए। वह सितंबर 1985 में सफदरजंग अस्पताल में कार्डियक सर्जन के रूप उन्होंने 1988 में UPSC द्वारा सीधे सीनियर कार्डियक सर्जन के रूप में चुना गया और 1991 में निदेशक प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया। और बहुत सारी चीजें उन्होंने जो शुरू से की। अब मैं अपनी वाणी में विराम देते हुए इनको आपके बीच इनवाइट करना चाहूंगी। पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका उद्घाटन। जगदीश प्रसाद जिंदाबाद, जगदीश प्रसाद जिंदाबाद, मनोज कुमार दास राजू जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कैलेंडर एवं जगदीश बाबू मत घबराना, जगदीश बाबू मत घबराना, आपका नेता कैसा हो, जगदीश बाबू जैसा हो, आपका नेता कैसा हो, जगदीश बाबू जैसा हो, आपका नेता कैसा हो, जगदीश बाबू जैसा हो, जगदीश बाबू मत घबराना, जगदीश बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जगदीश बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जगदीश बाबू मत घबराना। खड़े हो जाएंगे सभी लोग, आप सभी खड़े हो जाइए प्लीज, खड़े हो जाइए और एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हेलो, मैं डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत की ओर से सर को कैलेंडर और एक परिचय बुक देकर के सम्मानित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए बैठिए बैठिए, आप सभी बैठ जाएं। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। मंच पर बैठे प्रोफेसर शिवेतन ठाकुर जी, धर्मेंद्र जी, रमाकांत जी, तारकेश्वर यादव जी, गौतम जी, हेमंत जी चीफ इंजीनियर, सतीश प्रसाद जी, डॉक्टर मनोज और सभी साथियों, मेरी पत्नी डॉक्टर सुधा प्रसाद, मेरी बेटी सौम्या, मेरी भाभी, मंझौर वाली भाभी बोलते हैं उनको भैया, हमारे बड़े भैया भी यहीं पर है, महिला भैया भी यहीं पर है, मेरा छोटा भाई भी यहीं पर है। सभी को मेरा प्यार, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम आपको कुछ बातें बताने आए हैं और आपको सोचना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो हो सकता है कि कुछ बातें आपको मालूम हो, कुछ बातें आपको नहीं मालूम हो। आज हम देश के बारे में और राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं। देश के बारे में ये बताने जा रहे हैं आपको कि आज हमारे देश की
स्थिति अच्छी नहीं है। आप पूछेंगे क्यों अच्छी क्यों नहीं है? मैं आप लोग से एक सवाल करता हूं कि अगर कोई गार्जियन अपने बच्चों के लिए संपत्ति बनाए और बच्चे उस संपत्ति को बेचना शुरू कर दे तो माँ बाप को तकलीफ होगा या नहीं, ये बताइए। होगा। तो आज 1947 के बाद जब से मेरा देश आजाद हुआ है तब से लेकर अभी तक जितने भी सरकारें बनी 214 तक, सबों ने पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी बड़े बड़े कारखाने जिसको कहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BHEL, इंडियन ऑयल, ONGC, BPCL, जितने देख रहे हैं सभी लोगों ने बड़े बड़े फैक्ट्रियां बनाया। किसी ने भी इसलिए बनाया ताकि अभी अभी डॉक्टर श्रीधर ठाकुर बोल रहे थे कि हमारा संविधान के अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी मतलब हम जो भी हमारे देश में पैसा आएगा वो हम गरीबों में बांटेंगे, गरीबों पर खर्च करेंगे ताकि हमारे गरीबों को उद्धार हो सके। लेकिन सभी प्रधानमंत्री ने जितने भी सरकारें बनी 2014 के पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 33 पब्लिक सेक्टर बनाया, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने 5 बनाया, इंदिरा गांधी जी आई, वो 66 बनाई, उसके बाद राजीव गांधी आए, उन्होंने 18 बनाया, मोरारजी देसाई आए, उन्होंने 5 बनाया, VP सिंह आए, उन्होंने भी 8 बनाया, इवन देवगौड़ा और गुजरात कुछ ही दिन ले रहे, उन्होंने भी 2 बनाया, मनमोहन सिंह ने 23 बनाया और भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार थी वाजपेयी जी करने में, उन्होंने भी 18 पब्लिक सेक्टर बनाया। यानी 2014 तक हमारा पास 345 पब्लिक सेक्टर यूनिट बना। लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसने 70 साल से जो बनाया गया था, 70 साल में जिन्होंने बनाया उन्होंने 7 साल के अंदर 135 बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर को या तो बेच दिया है या बेचने के कारागार पर है। आपको बताना चाहता हूं कि आज उन्होंने सोच लिया है कि 90 पैसेंजर ट्रेन, 400 प्लेटफॉर्म, रेलवे कॉलोनीज, 25 एयरपोर्ट, पोर्ट और 160 कोयला खदान और इसके अलावा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, हमारी जो 26,500 किलोमीटर हाईवे है उसको भी उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो जब हमारा देश के संविधान में लिखा हुआ है कि हमारा देश की संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा नेशनलाइज किया जाए, आज ठीक उसका विपरीत हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि कोविड के टाइम में एक भी प्राइवेट अस्पताल किसी भी मरीज का मुफ्त में इलाज नहीं किया, सभी ने पैसा कमाया। जब अस्पताल ने कल्याणकारी, प्राइवेट अस्पताल ने एक भी कल्याणकारी काम नहीं किया, तो आप क्या समझते हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो क्या हमारे गरीब बच्चों के लिए करोड़ों रुपया कभी दे सकती है? ये बताइए आप। नहीं दे सकती है, नहीं दे सकती है। और तो और प्राइवेट कंपनियां आज हमारे रेलवे में, इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब 2014 में आए थे तो ये हल्ला करते हुए आए थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। कहां से नौकरी देंगे? ये तो हमारे संपत्ति को ही बेच रहे हैं, तो कहां से दे पाएंगे, कैसे दे पाएंगे, ये बताइए आप। नहीं दे पाएंगे। और तो और छोड़िए, इन्होंने कहा कि आप लोग अकाउंट खुलवा लो और हम सब अकाउंट में 15 लाख रुपया, 15 लाख हर अकाउंट में डाल देंगे, ब्लैक मनी लाएंगे। ब्लैक मनी क्या लाएंगे उसका चर्चा भी नहीं करते। तो ये जो 2014 से एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आई है, ना तो खाली देश को, संपत्ति को गिरवी रख रही है, बेच रही है, और तो और नौकरी क्या देगी। 2016 नवंबर में इन्होंने एकाएक
नोटबंदी ला दिया। नोटबंदी ला दिया बिना कैबिनेट के अप्रूवल का, बिना आरबीआई के अप्रूवल का, जो असंवैधानिक काम है। आपको नोटबंदी करना है, उसकी आप लोगों को बता दूं कि नोटबंदी करने के लिए सरकार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ता है। उन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया, और परमिशन नहीं, बाद में उन्होंने अप्रूवल लिया, जो कि गलत है। लेकिन एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, मतलब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि न्यायपालिका भी इनके साथ दे गई और कहीं की जो नोटबंदी हुआ है वो ठीक हुआ। लेकिन नोटबंदी का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, इतना बड़ा प्रभाव हमारे देश पर पड़ा कि जब नोटबंदी हो गई तो 60 लाख, आप सुन लीजिए, 60 लाख छोटे से लेकर मिडिल क्लास की फैक्ट्री बंद हो गई, जिसमें हमारे 6 करोड़ लोग डेली बेस पर काम करते थे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सारे लोग बेरोजगार हो गए। और ये भी बता दूं कि आज तक हमारा देश उस नोटबंदी के कारण आर्थिक से उभर नहीं पाया। और यही कारण है कि हमारे देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, क्योंकि इनके पास विकास करने के लिए पैसा नहीं है। ये बता देता हूं आपको। तो इनकी नीति असंवैधानिक रही। इन्होंने नोटबंदी किया बिना सोचे समझे। नोटबंदी करने के पहले इनको रिजर्व बैंक से पूछना चाहिए था कि इसका आर्थिक स्थिति क्या होगा। और तो और सामान तो बेच ही रहे हैं। इनकी 2014 के बाद बेरोजगारी जो है सबसे ज्यादा, आज ये आपको बताते हुए मुझे अफसोस भी होता है, फक्र भी होता है। फक्र इसलिए कि हमारे सबसे ज्यादा आबादी 18 साल से लेकर के 35 साल 30 साल के नौजवानों की है। हमारा देश में नौजवानों की संख्या पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा। और इसी के कारण आज एक स्टैटिस्टिक्स निकाला गया और देखा गया कि 10 करोड़ लोग हमारे गरीब हैं। 10 करोड़ लोग बेरोजगार है, गरीब नहीं, बेरोजगार है, उनके पास कोई रोजगार नहीं। बेरोजगार जो इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ देंगे, इन्होंने 2 करोड़ नौकरी क्या देंगे, लोगों को बेरोजगारी में डाल दिया। यही नहीं, आप बेरोजगारी तो छोड़ दीजिए, इन्होंने हमारे देश में 83 करोड़ लोगों को भिखमंगा बना दिया। भिखमंगा क्यों? क्योंकि 83 करोड़ को अनाज देते हैं, अगर अनाज नहीं देंगे बेचारे खाएंगे नहीं। ये स्थिति क्यों आई हमारे देश में? क्यों आई हमारे देश में? इसी को खत्म करने के लिए मनरेगा बनाया गया, महात्मा गांधी रूरल योजना, ताकि हमारे रूरल के लोग को कम से कम 140 दिन नौकरी मिल सके और अपने बच्चों को पेट पाल सके। लेकिन जैसे ही सरकार आई, इनको लगा कि मनरेगा में जो पैसा खर्च किया जाता है वो फालतू का पैसा खर्च किया जाता है। ये सरकार की सोच है, गरीबों के लिए कोई सोच नहीं। ये मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने मनरेगा पर ही क्वेश्चन कर दिया, लेकिन जब पार्लियामेंट में हंगामा हुआ तो इन्होंने फिर मनरेगा का क्वेश्चन करना बंद कर दिया। लेकिन क्या किया इन्होंने? धीरे धीरे पैसा को कम करता चला। इसी साल की बात के लिए लीजिए, इस साल बजट में इनके नीति आयोग ने कहा कि 2.58 यानी 2,58,000 करोड़ रुपया अगर हम देंगे तो मनरेगा में 140 दिन का गांव के लोगों को नौकरी मिल पाएगा। तो इन्होंने कहा नहीं, इतना नहीं दे सकते हम। इस साल 22 में हमने 70,000 दिया था, उसको हम 86,000 करेंगे। 2 लाख नहीं माने, लेकिन जब 86,000 बोले, लेकिन दिया कितना? 60,000 करोड़। यानी अब मनरेगा में लोगों को 140 दिन की नौकरी रोजगार नहीं मिल पाएगी, यानी 23 दिन की नौकरी मिलेगी। यानी साल में वो 23 दिन बेचारा काम करेंगे। अब 23 दिन काम करके वो 365 दिन कैसे खा सकता है? आप सोचिए खुद अपने आप में कि अगर आपको किसी से कर्ज लेना पड़े तो आपको कितनी तकलीफ होती है। और हमारा गरीब मजदूर लाइन में खड़ा होता है, किस लिए? कि अगर चावल देगा सरकार
तो हमारे घर में खाना बनेगा। कितना उसकी मानसिकता को तकलीफ होता होगा। आप लोगों ने किसी ने सोचने की कोशिश की? हम लोग सब गरीब परिवार के, कितना तकलीफ होता है उन लोगों को। अब उन लोग जो 80 करोड़ लोग हैं, 83 करोड़, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारी दो शाम को खाना मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो 83 करोड़ लोगों को इन दिनों में इन्होंने भिखमंगा बना दिया, अनाज लेने के लिए मजबूर कर दिया। अगर यही सरकार हर लोगों को हर साल 2 करोड़ नौकरी दे देती, तो हम कहते हैं कि 10 साल में 10 करोड़ को नौकरी देती तो एक आदमी को भी इनको अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ती। यही नहीं, अगर मनरेगा में भी पैसा बढ़ा देते, मनरेगा में भी हमारे गांव के लोगों को काम देते, तो हमारा लोगों को ये तकलीफ नहीं होता। अगर इतना ही तक सरकार का संपत्ति तो बेच ही रहा है, नौकरी खत्म कर दिया, महंगाई को बढ़ा दिया। यही सरकार, जब आपको याद होगा 2014 में जब आया तो उस समय पेट्रोल का दाम 60 से लेकर के 62 रुपए हो गया। तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल का दाम आसमान को छू रहा है, दाल का दाम आसमान छू रहा है, गैस का दाम 400 से 450 हो गया, तो कहा कि आसमान छू रहा है। आज इसी सरकार में आज पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपये से ऊपर हो गया और कोई बोल नहीं रहा है। सरकार चुप है। खुद बोल के आए हो, खुद गरीबों से बोल के आए कि हम महंगाई को खत्म कर देंगे। आपने महंगाई को दुगना कर दिया और आमदनी को आधा कर दिया। बताइए कैसे जिंदगी काटेगा लोग? कितने लोग ऐसे हैं? एक एस्टिमेटेड है कि पूरे हिंदुस्तान में, ये तो कहते हैं अपने आप को, लोग बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि हमारे देश में 50% से ज्यादा दौलत सिर्फ 1% लोगों के हाथ में है। यानी हमारे देश का 50% धन दौलत एक हमारा आबादी जो है उसका सिर्फ 1% लोगों के हाथ में है, और 50% से ज्यादा लोगों को सिर्फ 3% में बांट दिया गया। 3% दौलत। मेरे गरीब जो है वो एकदम गरीब के धरातल में चला गया और अमीर लोग हैं जो अमीर के ऊपर चलता चला। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, जिसमें जेडीयू भी एक साथ रहा, उसने ये हालत हमारे देश को कर दिया। अगर इतना ही भी करता, खाना नहीं देता, कोई बात नहीं, उससे तो हमारी मानसिकता को, हम अपने आप को फ्री होकर नहीं बोल सकते। मैं पूछता हूं आपसे कि मैं तो एक डॉक्टर हूं, कोई बीमार पड़ता है तो मैं कहता हूं, कभी नहीं हम लोग पूछते कि तुम कौन जात हो, हम लोग पूछते हैं तुम्हारा क्या बीमारी है। एक हमें ब्लड चढ़ाना होता है, वो पंडित का ब्लड, पंडित हो या कोई भी कास्ट का हो, हिंदू हो, अगर मुस्लिम का ब्लड भी हो तो हम हिंदू में चढ़ाते हैं, हिंदू का ब्लड हो तो हम मुस्लिम में चढ़ाते हैं। तो जब हिंदू मुस्लिम का ब्लड हम पूछना चाहते हैं सरकार से, हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के लोग से कि तुम धर्म किस बात को कहते हो, जब हर मानव एक है, हर इंसान एक है। हम आज जगदीश प्रसाद है, हम कल जगदीश खान लिख लेंगे तो क्या हम बदल जाएंगे? हम बदल जाएंगे? ऐसा विचार क्यों है? हर मानव में एक ही चीज होता है कि वो इंसान है कि नहीं, हैवान तो नहीं। बस धर्म कोई भी माने, धर्म से क्या मतलब? कोई भगवान को मानता है, कोई भगवान को नहीं मानता, कोई अल्लाह को मानता है, कोई अल्लाह को नहीं मानता, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये सरकार ने कहा नहीं, आपको ही मानना होगा जो हम मनवाते हैं। चाहता हूं इन लोगों को कि सभी मानव एक है। धर्म के नाम पर जिस देश ने भी ज्यादा ध्यान दिया वो देश बर्बाद हो गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बड़े बड़े लोग बोल दिए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस भारतीय जनता पार्टी की धोखे में मत आइए। एक भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठा पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है। इसने एक भी वादा नहीं किया। ये वादा छोड़ दीजिए, वादा नहीं करें, लेकिन तुम नफरत क्यों फैला रहे हो हम लोगों में? हम लोग भूखे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें प्यार से रहने दो। हम एक दूसरे का प्यार से रहेंगे, न हिंदू न मुस्लिम। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। बाबा साहब ने लिख दिया, हर धर्म का यहाँ पर होता है। हर नागरिक नहीं,
हर आदमी जो इस देश में रहेगा उसके साथ कोई धर्म के नाम पर एक बात नहीं होगी। लेकिन आपको बता दूं कि 2020-21 में मैंने खुद देखा है मॉब लिंचिंग, मुसलमान के पीछे बजरंग बली को दौड़ा रहा है, बजरंग दल को दौड़ा रहा है मारने के लिए। ये कहते हैं कि गाय माता है। ठीक है भाई, मैं मानता हूं कि तुम्हारा गाय माता है, मैं नहीं बोल रहा था। तुम गाय माता, तुम अपनी माँ मर जाती है तो दाह संस्कार करते हो ना। तुमने कितने गौ माता के मरने के बाद दाह संस्कार किया, कितने लोगों को खिलाया? ये बोलने से होता है क्या? मनुष्य को तो तुम इज्जत करते नहीं, मनुष्य को इज्जत नहीं करते नहीं। मुसलमान हो गया तो उसको मारो और गाय हो गया तो उसको प्यार करो। ये क्या बात है? ये तुम्हारी क्या नीति है? इसकी सारी नीतियां हमारे देश को आज गर्क में डाल, हमारे संविधान के साथ इन लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को नहीं मालूम इन्होंने संविधान को किस तरह से धज्जियां उड़ा दिया। एक यूपीएससी बना, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आईएएस बनने के लिए बच्चों को पढ़ना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, तब जाकर के आईएएस बनता है। गरीब बच्चे रात दिन पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि हम आईएएस ऐसे ही बना देंगे बिना पढ़े लिखे, और बनाएंगे नहीं, हम उसको सबसे बड़ा पद दे देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी बना देंगे। इन्होंने 45 पोस्टें ऐसे ही भर दिया, आईएएस का पोस्ट दे दिया। और उन लोग कौन थे? सारे के सारे। मुझे कोई ब्राह्मण से नफरत नहीं है, मैं ब्राह्मण का भी काम करता हूँ, लेकिन सारे के सारे ब्राह्मण थे, एक भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट नहीं। तो कहाँ करने आए आपने? इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी किसी पोस्ट पर नहीं रहे, यानी आईएएस की लेटरल एंट्री करना शुरू कर दें। और ये अभी इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितेंद्र प्रसाद जी है, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि हमारे पास 9,58,000 नौकरियां खाली पड़ी। अरे भाई, आपकी सरकार ने 2-2 करोड़ नौकरी कहा था, तो ये 9,58,000 नौकरियां आप क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि ये सरकार बिजनेसमैन है। सरकार सोचता है कि अगर नौकरी भर देंगे तो हमको वेतन देना पड़ेगा। रेलवे में बहाली नहीं हो रही है, तो इसलिए सोचा रेलवे को बेच ही दो, बहाली नहीं होगा। और 2 लाख, उन्होंने कहा कि रेलवे में 2,98,000 नौकरी खाली है, टोटल होम मिनिस्ट्री में 2,55,000 नौकरी खाली है, और बाकी मिनिस्ट्री में बाकी पोस्ट खाली है। ये अभी 20 दिन पहले उन्होंने पार्लियामेंट में बोला। तो ये नौकरी भरना नहीं चाहते। क्या चाहते? लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली करना चाहते, कॉन्ट्रैक्ट पर, संविदा पर, यानी एक्सप्लॉयटेशन। जमींदारी प्रथा चली गई, लेकिन सरकार लोग जमींदार बन गया, हमारे बिहार में भी और हमारे देश में भी। संविदा पर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं। एक बीए पास आदमी, एक इंजीनियर, उनको कितना वेतन देते हैं? 12,000, 15,000, 18,000। एक चपरासी जो परमानेंट नौकरी है उसको 40,000 मिलता है। अब बताइए, बेचारा एक इंजीनियर बन करके उसको 15-20,000 मिलता है, और एक चपरासी को मिलता है 40,000, जो उसको सरकारी नौकरी, तो बच्चों को पढ़ा पाता है। तो देश की स्थिति इस तरह का इन्होंने कर दिया। यहीं तक इनकी हिम्मत होती है, सीमित होता है, तो मैं और नहीं बोलता। इन्होंने ऑटोनोमस, बहुत सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, उसकी ऑटोनॉमी को खत्म कर दिया। उसकी जो ऑटोनॉमी इसलिए कहा जाता है कि सरकार को उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ताकि अपने मन से काम कर सके, ढंग से काम कर सके। बड़े बड़े टेक्निकल लोग होते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं। एक हमारा होता था CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसको बनाया गया था इसलिए कि अगर सरकार कोई गलती करती है तो हम उसको लिख करके मांग सकते हैं कि तुमने क्या क्या गलतियां की। लेकिन सरकार ने कहा कि तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग तो रोज गलती करते हैं, इसको खत्म ही करो। उन्होंने धीरे धीरे करके CIC को गवर्नमेंट में मिला। उन्होंने SIC, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कमीशन, भारतवर्ष का था, जो भारत सरकार का डाटा देता था कि कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सारा डाटा देता था। 2018 में उन्होंने कहा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग हैं, तो उसको छापना था। सरकार ने कहा नहीं छापना,
तो जब ऐसा सरकार ने कहा तो उसमें 2 आदमी 2 मेंबर बहुत ऑनेस्ट है, कहता अगर नहीं छापने का है तो मैं नौकरी आपका नहीं करूँगा, छोड़ दिया। ये कहानी है 2018 की। 2018 में उसने नौकरी छोड़ी। तो आज न SIC फ्री है, न CIC फ्री है, न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्री है, ना हमारा EB, CIB सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये सब जो हमारे ऑटोनोमस जो काम करते थे इनको आपने खत्म किया। क्यों? आखिर में क्यों? आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हम बोल सकते हैं ना नहीं बोल सकते। अभी 2021 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वर्ल्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ स्विट्जरलैंड में, और कहा गया हमारे देश को अफसोस आता है कि यह देश जर्नलिस्ट के लिए, मीडिया के लिए सबसे खराब देश है। कोई भी जर्नलिस्ट अगर सरकार के खिलाफ लिख देगा तो फिर उसकी वो अपना खत्म। तो इस तरह का हमारे देश को कहा गया कि दिस इज अ वर्स्ट कंट्री फॉर द मीडिया, वर्स्ट कंट्री फॉर जर्नलिस्ट। हमारा देश 180 कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, 180 देश है, और 180 देश में हमारा जो देश है भूखे लाइन में हमारा देश नीचे से 35 है और ऊपर से 105 है। मैंने हमारे देश में सोचिए कि इतने लोग सोचते हैं कि हम शाम को खाना क्या खाएंगे। ये हमारा देश की गरीबी है जो आप नहीं समझते, जो आप नहीं जान पाते। तो ये सरकार अपनी नीति इनकी ऐसी है कि अच्छी नहीं है। इसलिए मैं भाई बहनों आपको बताने आया हूँ कि फिर 2024 में एक चुनाव आ रहा है, फिर जनता दल बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड मिलेगा, या इनके साथी लोग मिलेंगे, लोजपा मिलेगी, लोकतांत्रिक जन पार्टी, क्या नाम है पता नहीं, लोजपा होगा, सब लोग सहयोगी पार्टी जो भी बोलिए। तो ये लोग फिर कुछ ना कुछ गुल्फा छोड़ेगा, राम मंदिर का, पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, धर्म का, कुछ न कुछ ऐसा चलाएगा कि आपका दिमाग बदल जाएगा और लगेगा कि नहीं भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो। अगर आप एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को देते हैं तो आपने तो जिंदगी जी ली, लेकिन आपके आने वाले संतान नहीं जी पाएंगे। एक दिमाग में बना लीजिए कि अगर आप कुछ भी करते हैं, आज हम लोग अपने बच्चों के लिए जीते हैं, सब धन दौलत संपत्ति पढ़ाई लिखाई सोचते हैं कि मेरे बच्चे मेरे मरने के बाद सुखी रहे। तो हमें ये भी सोचना है कि हमें ऐसी सरकार बनाना है कि हमारे बच्चे खुल करके बात कर सकें। डेमोक्रेसी है, लिबर्टी टू स्पीक, लिबर्टी टू रिलीजन। तो ये सारी बातें खत्म हो चुकी। इसके कारण हम बहुत परेशान रहे, आपको बता दूं, इतना परेशान रहे कि ये नहीं समझे कि बिहार में मैं अभी रहा हूं। मैं 2021 में यूपी गया, सारे जिलों में घूमा और कहा कि बीजेपी को हराओ। इन्होंने अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो अपने हाथ में नहीं करता तो वहां समाजवादी पार्टी जीतती। और हम लोगों ने, सारे डॉक्टरों ने, सारे टीचर ने लोगों को मोड़ दिया था कि अगर देश को बचाना है, क्योंकि मायावती जी BSP पार्टी थी, वो अपने आप को सरेंडर कर दी बीजेपी के। उन्होंने कहा हम बीजेपी के खिलाफ नहीं बात करेंगे, तो उन्होंने इलेक्शन नहीं के बराबर लड़ा, इसलिए उनको एक भी वोट नहीं मिला। 2000 सारी सीटें हार गई, जीता लेकिन समाजवादी पार्टी को भी इन्होंने जीतने नहीं दिया। तो ऐसी बात नहीं कि हम बिहार अभी आए हैं, बिहार आए ये भी बता दूंगा क्या कारण से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम लोग सब चाहते हैं, सब गरीब लोग चाहता है। ये पार्टी गरीबों की नहीं है, एक पार्टी पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि गरीब से नहीं मतलब है। अगर सब कुछ बिक जाएगा, ये बताइए आप लोग, जब घर का सर संपत्ति बिक जाएगा तो हमको लगता है कि प्रधानमंत्री किस चीज का रहेंगे। अगर सब कुछ बिक गया तो किस चीज का प्रधानमंत्री, मतलब किससे वेलफेयर मिनिस्ट्री करेंगे? वेलफेयर लोगों को करना होगा, हमें स्कूल खोलना होगा, हमें कॉलेज खोलना होगा, हम पैसा कहाँ से लाएंगे? आप क्या समझते हैं कि बिरला टाटा आकर के खोल देगा स्कूल? नहीं खोलेगा। गरीब बच्चों के लिए खोलेगा? नहीं खोलेगा। अस्पताल नहीं खोलेगा। हमने देखा कि सबके पास अस्पताल थी, किसी ने एक भी मरीज का
फ्री में इलाज नहीं किया। यही नहीं, इस सरकार के बारे में आप जानेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। कोविड हो गया, इसकी सोच नहीं है, इस सरकार की सोच नहीं है। कोविड हो गया, इन्होंने सडनली कह दिया लॉकडाउन, सब कुछ बंद। मैंने कहा ये क्या, सरकार ने लॉकडाउन कर दिया तो मजदूर लोग कहाँ जाएंगे, भागेगा मजदूर लोग कल। तो मैं उस समय डीजी नहीं था, 2020 की बात। तो मैंने बात किया हेल्थ सेक्रेटरी से, मैंने बात किया प्लानिंग कमीशन से, मैंने बात किया जो कोविड का ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल देखता था उससे बात किया कि भैया मेरे पहुंच तो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है, लेकिन तुम पीएमओ को कहो कि ये लॉकडाउन जो किया है सही किया है गलत किया मैं नहीं जानता, लेकिन सरकार को कहो कि हर मजदूर देश के जहां जो मजदूर है वहीं रहे और सरकार उसको 5,000 रुपया महीना देगी ताकि उसको गांव में नहीं जाना पड़े। मैंने कहा अगर गांव में चला गया तो कोरोना पूरे देश में फैल जाएगा और हमारा देश इसके लिए तैयार नहीं है। हमने जब स्कूल लोग कहा कि हम लोग पीएमओ को कैसे बोलेंगे, फिर मैंने एक ट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर के नाम से, प्राइम मिनिस्टर जी आप 25,000 करोड़ रुपया खर्च करिए, गरीबों को वहीं रखिए जहां वहां है। लेकिन गरीब के बारे में सोचेंगे तब ना, लोग बीजेपी सोचा ही नहीं, उन्होंने परवाह नहीं किया। और कितने मजदूर बेचारा दिल्ली से बॉम्बे से अपने गांव पैदल चलते हैं। आप सोचिए उन गरीबों को जिनके बच्चे मर गए, जो रास्ता में ट्रेन से कट के मर गए, और उसी समय सरकार हवाई जहाज भेज रही है कहाँ, इटली, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ताकि वहां से पढ़े लिखे लोग धनी लोग को यहाँ पर लिया लाया, सरकार ने लाया और ला करके कोरोना को फैलाया। अगर आपने ले भी आया था तो उसको आइसोलेट करना चाहिए, लेकिन इनके पास कोई टेक्निकल आदमी तो हो, तो इनके पास कोई टेक्निकल आदमी नहीं है, हेल्थ में कोई टेक्निकल आदमी नहीं है। ये मैं तो बताना ही भूल गया आपको एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। नहीं वो छोड़ दो बेटा, आपको बता दूं एक कि मैं शेड्यूल कास्ट फैमिली से हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट फैमिली से हूँ और भारत सरकार में रिटायरमेंट एज 65 होता है, लेकिन भारत सरकार को मैं लंबे समय तक डायरेक्टर जनरल रहा, 8 साल तक। मुझे 3 साल और रहना था, 3 साल और रहना था। नड्डा साहब को पसंद नहीं था कि भाई शेड्यूल कास्ट आदमी इतना दिन कैसे रह गया, तो कैसे इनको हटाया जाए, हटा तो सकते नहीं थे बिना नियम कानून का। तो उन्होंने एज को ही कम कर दिया, 65 को 62 कर दिया। आपने सुना, एक शेड्यूल कास्ट को हटाने के लिए इन्होंने एज को कम कर दिया और आज तक मेरे हटने के बाद कोई भी डायरेक्टर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बन पाया। तो आप ये सोच लीजिए कि सरकार की नीति क्या है। सरकार को कोई भी आदमी एडवाइस करने वाला नहीं था कि कोरोना हो गया है, आप लोगों को वहीं रखिए जहां है। हवाई जहाज से ला रहे तो उनको होटलों में रखिए। हमारा कहने का ओवरऑल मतलब ये है आप लोगों से कि सरकार बिना सोचे समझे डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है, ना आगे सोचती है ना पीछे सोचती है। और सोचती भी होगी तो ये सोचते कि क्या है, गरीब लोगों को क्या है, खाना दे दो, रोटी दे दो, वो हमारे दरवाजे पर पड़ा रहेगा जैसे कुत्ता पड़ा रहेगा। यही की सोच है, यही हमारी तकलीफ है और यही हम आपको बताने आए हैं कि सरकार की सोच इस तरह का सोच है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से। तो ये तो हुई हमारे देश की बात। आपका बिहार में मैं क्यों आ गया, मैं जुलाई से आप बोल रहा हूँ। हमारे कॉलोनी में एक लड़का मजदूरी करता है तो मैं उसको हमने उसको पूछा तुम हमको जानते हो, बिहार के हो? हाँ सर जानते हैं। कौन है? डॉक्टर जी से पूछा, हमको कैसे जानते? आपके मैं गांव में गया। किस लिए बेटा? हमारे हाथ में छेद था तो आपने कहा कि ऑपरेशन नहीं कराना, छोटा छेद है, बंद हो जाए। तो तुम तो पढ़ते थे 6वीं में 7वां में, तो कहा कि सर पढ़ते थे लेकिन क्या करें, स्कूल में मास्टर पढ़ाता ही नहीं था, मास्टर आता ही नहीं था, तो पढ़ाता भी नहीं था, आता भी नहीं था, बाबूजी मारते थे,
कि तुमको ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता। अब जब मास्टर पढ़ाता ही नहीं है तो हम पढ़ते कैसे? तो मुझे लगा कि यहाँ पर जितने बच्चे काम कर रहे हैं सब बिहार के हैं, तो वहाँ पर 20 बच्चे काम कर रहे हैं, कहता 18 बच्चे सन बिहार के और 2 बच्चे बाहर के। तो आप मुझे लगा कि क्या मजदूर के बच्चे, इसका बाप भी मजदूरी करता था, ये भी मजदूर बन गया। हम बिहार आए, हमने कहा स्कूलों में घूमते हैं, हम स्कूल में घूमना शुरू किया और लोगों ने कहा कि यहाँ पर बहुत अच्छा स्कूल बनाया है मुख्यमंत्री जी ने सिमुरतल्ला गए, स्कूल गए, स्कूल बहुत अच्छा था, सब टीचर नॉलेजेबल थे। तो लेकिन स्कूल का बिल्डिंग नहीं था। तो मैंने कहा स्कूल कब बना था? 2010 में। तो 2010 से लेकर के 2022 तक, लास्ट ईयर हम गए थे जुलाई में, अभी तक वहाँ का बिल्डिंग नहीं बना। लेकिन चलो फिर भी वहाँ पढ़ाई अच्छी है, टीचर अच्छी है। फिर वहाँ पर 2 जमुई में 2 अम्बेडकर आवासीय स्कूल है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बच्चों के, 18 टीचर सैंक्शन है। टीचर कितने हैं उनके? टीचर सिर्फ 6 है। 18 टीचर होना चाहिए, 6 टीचर। मेरा दिमाग झलका कि वे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो मैंने कहा सारा जिला घूमा जाए। तो मैं करीब 22 जिला घूमना शुरू किया। मैं वहाँ से फिर हरदौत आया, नालंदा। मैंने कहा नालंदा से शुरू करते हैं। नालंदा गए तो मेरा सर चकरा गया। नालंदा में हरदौत आवासीय स्कूल है, शेड्यूल कास्ट स्कूल है ही नहीं, बिल्डिंग नहीं है, 240 बच्चे का इनरोलमेंट है। तो मैंने प्रिंसिपल से कहा कि प्रिंसिपल साहब स्कूल का बिल्डिंग नहीं तो पढ़ाते कहाँ हैं? तो हम लोग अपने रूम में पढ़ाते, यानी मास्टरों का जो रूम होगा। टीचर कितने? तो टीचर 7 हैं। कितने होने चाहिए? 21 होनी चाहिए। तो हरनौत जो नालंदा टकरा के बगल में है, वहाँ पर स्कूल ही नहीं है। और यही हाल सारे डिस्ट्रिक्टों में 6 फिर मैं पूर्णिया गया, पूर्णिया में भी यही हाल। तो पूर्णिया में एक पिछड़े वर्ग के स्कूल था लड़कियों के लिए, वहाँ पर 380 लड़कियाँ पढ़ती हैं, 380 लड़कियाँ वहाँ पर हैं। तो हमने प्रिंसिपल को बोला कि भाई यहाँ पर कितने टीचर हैं? तो बोला कि यहाँ पर सिर्फ 8 टीचर। मैंने कहा सैंक्शन कितना है? तो 28। मैंने क्या मतलब 28 टीचर सैंक्शन है और 8 ही टीचर है, तो पढ़ाते कैसे बच्चों को? तो सर हम लोग भेज देते बच्चों को बाहर में कि बच्चे पैसा लेकर के बाहर पढ़ो। तो ये केंद्र सरकार तो छोड़ दीजिए, आपका जो बिहार सरकार में इन लोगों की जो सरकार है 33 साल से 1990 से अभी तक जो कर रहा है, इसने इतने सालों में क्या पैदा किया? माइग्रेंट लेबरर पैदा किया कि बाहर में जाओ, कमाए खाओ, हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। नौकरी तुम बम्बई में ढूंढो, नौकरी तुम दिल्ली में ढूंढो, नौकरी तुम मद्रास में ढूंढो, नौकरी तुम केरला में ढूंढो। अनपढ़ को कहीं भी नौकरी लग जाती, 8वां 9वां 10वां पढ़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम मजदूरी कर लो या कुछ भी कर लो। तो ये हाल हमारा बिहार का। फिर मैं रुक गया, मैंने लिखा, मैंने मुख्यमंत्री को लिखा, मुझे मिलना है, नहीं मिला। उसके पीए को हरिद्वार है, उसको फोन किया, हरिद्वार मुझे मुख्यमंत्री से मिलने दो। तो कहा कि सर बोलते तो है लेकिन वो जवाब नहीं देते, बोलते हैं कि डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, कुछ बोलते नहीं। फिर मैं वेलफेयर सेक्रेटरी से मिला, वेलफेयर सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब हम 2 महीने में करते। 2 महीने के बाद फिर मिला, आपने किया, भरा कि नहीं किसी? तो नहीं, हमने लिखा हुआ एजुकेशन इश्यूज पर मंथन करेंगे, क्या रिजल्ट? मैंने कहा भाई मंथन तो करते रहेगा, जब तक बहाली नहीं होता है तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट पर ले लीजिए। नहीं लिया। फिर मेरा मन नहीं माना, मैं चला गया चीफ सेक्रेटरी के पास, हम अमीन साहब है। मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब आपका बिहार का ये हालत, आप लोग कुछ करिए, हमारे गरीब लोग हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, सारे बच्चे शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के बच्चे, कुम्हार, लोहार, तेली, तमोली के बच्चे, चमार के बच्चे, दुसाद के बच्चे, पासी के बच्चे, धोबी के बच्चे, आप इनके ऊपर कुछ तरस करिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं बात करूंगा, आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री से बात करते? मैंने कहा मुख्यमंत्री तो मिलना ही नहीं चाहता। तो बोले कि अच्छा ऐसा करिए कि अशोक चौधरी है मिनिस्टर, उनका बड़ा बात मानते हैं, उनसे मिलिए। मैंने कहा चलिए अशोक चौधरी से मिल लेते। अशोक चौधरी से मिला, मैंने कहा भाई मुख्यमंत्री से मिलाओ, मुख्यमंत्री को देखते हैं कि क्या दिमाग है, क्यों नहीं मेरे बच्चों को पढ़ा रहा है, पढ़ाना चाहिए उनको, अपने खुद तो इंजीनियर है,
इसका मतलब क्या बच्चे, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ेंगे? उन्होंने कहा कि आज शाम को हम आपसे मिलाएंगे। मैंने कहा बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आप मिला दीजिएगा। उनका कोई फोन नहीं मिला पाया, तो मिलना नहीं चाहते, मिलाएंगे कैसे, मिलना नहीं चाहते। चूंकि नीतीश कुमार जी को मैं आज से नहीं 85 से जानता हूँ, तो वो नहीं मिले। हमारा नेचर को जानते हैं कि मैं किस तरह का नेचर का आदमी हूँ। अगर गलत है तो गलत है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। हम बोलेंगे, वो जानते हैं कि हम बोलेंगे। क्योंकि नड्डा साहब को भी मैंने बोला था कि नड्डा साहब, आप मेरे कारण 62 एज कर रहे हैं, आप मुझे प्रधानमंत्री से मिलाइए, मैं उनको समझाऊंगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो नहीं मिलाया, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब बात करेंगे। मैंने कहा प्रधानमंत्री भी तो आदमी है ना, क्या है, आदमी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भगवान तो नहीं ना, भगवान तो नहीं ना है, आदमी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे आप हैं, आप बन गए हेल्थ मिनिस्टर, वो बन गए प्राइम मिनिस्टर, क्या फर्क पड़ता है? उनको आपने सब नेता चुनिया, बन गए प्रधानमंत्री, लेकिन है तो आदमी। हम क्यों नहीं बात कर सकते? अरे ज्यादा से ज्यादा कहेंगे कि जगदीश प्रसाद जी टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब, हो जाएंगे टर्मिनेट, कोई बात नहीं, बात तो करो। नीतीश कुमार ज्यादा से ज्यादा क्या करें? तो ये स्थिति इन लोगों का है कि हमारी बातें हेल्थ के मामले में नहीं सुना। और आज आप लोगों को बता दूं कि मैं सारे छात्रावास में गया, शेड्यूल कास्ट के छात्रावास सारे 27 जिला घूम चुका हूँ, 27 जिला के छात्रावास में गया। तो मैंने कहा बेटा तुम लोग स्कूल कॉलेज कैसे पहुंच गया? तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे पढ़ते थे? तो कहा हमारे क्लास में सिर्फ 300 बच्चे पढ़ते। तो वहां से कितने बच्चे तुम लोग आए हो जो कॉलेज में? कहा सिर्फ 2, सिर्फ 2, मतलब बता रहा हूँ सिर्फ 2। छपरा वाला ने कहा सिर्फ 2। तो मैंने कहा और बाकी बच्चे? पूर्णिया में भी कहा 3, पूर्णिया में कहा 3, छपरा में कहा 2। मैंने कहा 2 ही बच्चे क्यों आए, 3 बच्चे क्यों आए, बाकी बच्चे कहाँ गए? तो कहा कि सर आधा से ज्यादा बच्चे तो छोड़ दिया 8वां में, कुछ 9वां में, कुछ 10वां में, कुछ 11th में, 12th में, और थोड़ा सा बच्चे पास के हम लोग आए। तो इसका मतलब सिर्फ 2% बच्चे पहुंचते हैं। और उन बच्चों को बेचारे को सरकारी स्कूल से पढ़े लगा करके किसी तरह से पब्लिक स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है शुरू से इंग्लिश में, एसटी डीएम और बड़े पढ़े लिखे पैसा वाले के बच्चे, उसके साथ उस बच्चे को कम्पीट करना, कहाँ से कम्पीट करेगा बताइए? वो गरीब का बच्चा कैसे कम्पीट करेगा? वो गरीब का बच्चा कैसे कम्पीट करेगा? तो ये हमारी राज्य की स्थिति इतनी खराब है कि इन्हें सरकार को कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं है। ये समाधान यात्रा पर निकले, लेकिन एक भी स्कूल को नहीं, एक ही भी स्कूल में नहीं गए देखने मुख्यमंत्री महोदय कि हम स्कूल में जाके देखें कि क्या हो रहा है। और तो और एक गलती से धर्मेंद्र ने हमको वीडियो दिखा दिया रात में, हम कि क्या है धर्मेंद्र, तो देखिए ना, देखते कि मुख्यमंत्री जी बहुत खुश है, एक लड़की गाना गा रही स्कूल की, बताइए। अरे उस लड़की के स्कूल में जाकर देख तो लेते कम से कम, कितना शिक्षा का गाना सुन रहे हैं और हंस रहे हैं। तो हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है, ऐसे ही बना। एक में किडनैपिंग होता था, लूटिंग होता था, और एक में शिक्षा स्वास्थ्य को खत्म कर दिया। आज किसी भी नेता को कोई बीमारी हो जाए, सीधे हवाई जहाज पकड़ेगा और दिल्ली जाएगा, अब फोन करेगा जगदीश बाबू जरा एम्स में किसी को बोल दीजिए, जरा सफदरजंग में किसी को बोल दीजिए। मैंने कहा कि बिहार में लाभ नहीं देंगे सब। आप लोग सुन लीजिए, कुछ बातें 10-12 मिनट और बोलना है मुझे। तो यहाँ की जो स्वास्थ्य स्कूल की तो स्थिति ये है ही। यूनिवर्सिटी में बच्चे एग्जाम देते हैं, रिजल्ट नहीं निकालता 3-3 साल तक, रिजल्ट निकल गया तो सर्टिफिकेट नहीं देते। मतलब स्कूल का हालत तो खराब है ही, इसका हालत खराब, और आए दिन क्वेश्चन लीक आउट होता है। तो इसका मतलब क्या है, पूरा कुशासन है। और मैंने एक बात और सुना कि टीचर की बहाली उन्होंने डिग्री देख करके किया, तो ये तो कोई सिरफिरा सरकारी होगा, ये बता दो, कोई सिरफिरा आदमी होगा जिसने डिग्री देख करके
टीचर को बहाली किया। ये समझ में नहीं आता कि आदमी इस तरह का अपॉइंटमेंट कैसे कर सकता है। ऐसे लोग ऐसे सरकार को क्या करना चाहिए, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि सरकार है भी या सरकार नहीं है। अब मैं कहूँगा डॉक्टर को, हाँ भाई कहाँ से पास हो, बोलेगा कि मैं MBBS हूँ, MS हूँ। ये जानेंगे कि उसने सर्जरी क्या है, उसको कहूँगा अच्छा MS क्या हुआ है, हाँ जा करके मेरे रिलेटिव को ऑपरेशन कर दो। मुझे खाली स्कूल के टीचर ये बता दे कि उसके कितने बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें वो पढ़ाता है, तब मैं जानूँ कि स्कूल कितना अच्छा है। एक भी बच्चे नहीं पढ़ते, सारे टीचर अपने बच्चों को बाहर पढ़ाता है और वहाँ कौन पढ़ता है, हमारे परिवार का बच्चा, हमारा परिवार का बच्चा पढ़ता है, शेड्यूल कास्ट पढ़ता है, बैकवर्ड पढ़ता है और कोई बच्चे नहीं पढ़ते। ये अफसोस की बात है कि इन्होंने स्कूल का शिक्षा को बिल्कुल खत्म कर दिया। उसके बाद, और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये अमृता सेन का नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, अमृता सेन, उन्होंने यहाँ पर स्टडी करवाया, बिहार का शिक्षा का स्टडी करवाया। तो उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा भारत सरकार की, बिहार सरकार को, कि 50% बच्चे आपके 8वां के पहले छोड़ देते हैं, 25% से 6-7% 10th आते छोड़ देते हैं और सिर्फ 3% बच्चे आपके PG ग्रेजुएट करते हैं। तो हमारा खाली रिपोर्ट नहीं है, ये अमृता सेन जैसा नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिक्स में जिनकी एक संस्था चलती है, उन्होंने अध्ययन करके बिहार सरकार को लिखा, लेकिन उसके बाद भी बिहार सरकार को चू नहीं आए, चू नहीं रहेंगी कि कहीं जाए। अस्पताल देखिए, अस्पताल में कोई सुविधा नहीं, किसी के साथ चलते हैं। अगर बिहार में आज किसी का ब्रेन ट्यूमर हो जाए, किसी को हार्ट की बीमारी हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, तो दिल्ली जाना पड़ता है। मतलब पैसा हमारा बिहार का बाहर जाता है, मद्रास जाता है, बॉम्बे जाता है। तो शिक्षा का खत्म कर दिए, स्वास्थ्य को आपने गर्त में डाल दिया। और तो हाँ, आपने जब आप आए, एक मुख्यमंत्री जी आए जो अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने क्या किया कि हर ग्राम पंचायत में कहा कि तुम लोग शराब बेचो और पियो। अभी जो मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने कहा हर ग्राम पंचायत को लाइसेंस दे दिया कि शराब बनाओ, बेचो और पियो। और 2016 में कहा शराब बंद। उन्होंने खुद आदत लगाया, खुद बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, लोगों को पढ़ने नहीं दिया, अब फिर कहा शराब बंद। जबकि जानते हैं कि हमारा प्रशासन इसको ढंग से लागू नहीं कर सकता और वो लागू नहीं करा पाए। उसके कारण क्या हुआ, सारे लोग जो पीते थे किसी कारण से, 5 लाख मजदूर लोग जेल में बंद हैं। और वो मजदूर कौन है, सारे के सारे 99.9% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, सारे के सारे। ये है हमारा बिहार सरकार, ये है कुशासन, जो सुशासन बाबू बोलते हैं, उनकी कुशासन नीति है कि जिस चीज को आप लागू नहीं कर सकते, आपका यही शासन के अंदर में दारू बनती है और दारू बिकती है। जब आप अपने शासन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको इस नीति को फिर से देखना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों को नहीं मालूम है, ऐसी नीतियां दक्षिणी भारत में बहुत सा राज्य ने लाया, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। लेकिन जब देखा कि हम इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने वापस ले लिया। तो हमारा कहना है कि शराब पीना बहुत खराब बात है, लेकिन शराब बंद करने को आप लागू नहीं करा पा रहे, क्योंकि आपके शासन में इतना भ्रष्टाचार है कि आज आपने शराब माफिया पैदा कर दिया हर जगह। ये मैं बोलना चाहता हूँ। उनको पता है, आखिर में सिवान में 70 लोग मर गए और उस थाने में टंकी दारू कहां से आया, आप बताइए। तो एक थाना में जब पकड़ा गया तो बहुत से थाने में होगा। और मेरा तो ये मानना है, पता नहीं आप लोग का मानना है कि नहीं, कि बिना पुलिस का कोई शराब नहीं बेच सकता, न बना सकता। मुझे मुख्यमंत्री बताए कि कितने लोग, कितने नेता, कितने अफसर जेल में बंद है दारू पीने के कारण। एक नेता बता दे। और मैं तो कहता हूं कि 70 से 80%
नेता ऑफिसर शाम को दारू पीते हैं। तो आप ये देखिए कि इनकी शराब नीति भी फेल करते हैं। शराब नीति बिल्कुल हमें तो समझ नहीं आता कि मैं तो मुख्यमंत्री को कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप अपने मन से सोचिए, आप मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। अपने आत्मा से पूछिए, आपको आत्मा क्यों नहीं कचोटती? अपनी आत्मा को क्यों नहीं कचोटती? हम लोग को ऑपरेशन जब करते हैं, गलती से कोई पेशेंट मर जाता है, हमारी गलती से, नेचर के कारण। मेरी पत्नी आ बैठी है, मैं खाना नहीं खाता उसने, मैं बता रहा हूं, दर्द होता है। जबकि मैंने अपने जानते उसको ठीक करने की कोशिश की। अरे कैसा मानव है, कैसा आदमी है कि मर जाता है तो बोलता है कि शराब पिएगा तो मरेगा ही। अरे एक शब्द आप बोल देते उसके परिवार के बारे में कि मुझे अफसोस है कि इतने गरीब लोग मरे, लेकिन आपने नहीं बोला। इसका मतलब आप में मानवता नहीं है, इसका मतलब गरीबों के प्रति आप में सोच नहीं है, गरीबों के प्रति आपको कोई ममता नहीं है, कोई दया नहीं है। या तो आप खुद नशे में हैं जो आपको सोचने की शक्ति को खत्म कर दिया है, क्योंकि आपने ऐसा ऐसा नीति बनाया। आपने टीचर की नीति गलत बनाई, आपने भ्रष्टाचार पे हर चरम सीमा पर। अभी मैं नवंबर में जब आया दिल्ली पटना, तो पता चला कि इन्होंने एक पुल का उद्घाटन किया। अक्टूबर में इन्होंने पुल का उद्घाटन किया जो गोपालगंज से चंपारण जाती है। वो पुल बना था 234 करोड़। पुल का उद्घाटन के 1 महीना भी नहीं होता, पुल टूट गया। पुल टूट गया यानी 234 करोड़ चला गया पानी में। तो एक भ्रष्टाचार की, फिर मैंने सोचा कि देखिए बिहार का भ्रष्टाचार कहाँ है। मैंने खोला, रिपोर्ट खोला, तो आप तो सोच नहीं सकते कि कितना यहाँ भ्रष्टाचार। खूब यहाँ पार्लियामेंट में, विधानसभा में रखा गया, टेंडर हुआ रोड बनाने का, सबका टेंडर लिया गया। टेंडर अभी चल रहा था कि भाई कौन सा टेंडर पास किया जाए। पता चला कि टेंडर पास होने के पहले पता चला कि मनोहर लाल जी को टेंडर का पैसा भी दे दिया गया कि बनाइए आप रोड। अब आप सोचिए कि रोड टेंडर पास होने के पहले ही 67 करोड़ रुपया दे दिया गया। मतलब डिसाइड नहीं हुआ कि किसको देना है, तब तक उनको ट्रेजरी से पैसा नहीं मिल गया। कि कैसा राज्य है। अब ट्रेजरी से पैसा मिलना, अब क्या समझते हैं बड़े अफसर विभाग में। तो इन्होंने क्या किया, आज तक तो मैंने सुना था कि शराब माफिया, बालू माफिया, यहाँ तो पेन माफिया पैदा हो गया। एक जमाने में गुंडे क्रिमिनल लोग लूटते थे, अब पेन चलाने वाले लूटते हैं। इस जमाने में, इनके जमाने में पेन चलाने वाले लूट रहे हैं हमारे राज्य को, पेन चला करके लूटते हैं। तो पेन माफिया पैदा हो गया। एक नया शब्द आपके लिए जरूर है, लेकिन मुझे लगा कि अगर ये वास्तव में बात सत्य है जिसको विधानसभा में रखा गया, मैं पूछता हूं इनसे, मुख्यमंत्री महोदय से, कि अगर ब्रिज टूट गया तो आपने उस कंट्रैक्टर को आपने आउट किया कि तुम ब्लैक लिस्टेड हो, तुम नहीं हो? नहीं, उन्होंने ब्लैक लिस्ट नहीं किया। वही कंपनी फिर से दूसरा ब्रिज बनाया। कहाँ बनाया? गंडक में 12 करोड़ का उद्घाटन करने वाले थे। ये तो उनकी भाग्य है कि उद्घाटन करने जाने वाले तो 1 दिन पहले ही छूट गया। गंडक में बना पुल 11 करोड़ का बना था, टूट गया। उद्घाटन नहीं हुआ था उसका, होने वाला था वो क्या किसी न किसी कारण से वो डेट एक्सटेंड कर रहा, लेकिन पुल चालू नहीं हुआ, पुल टूट गया, बच गए, सब लोग बच गए। तो ये इनकी हालत है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। स्वास्थ्य को इन्होंने खत्म कर दिया, माफिया पैदा कर दिया, बालू माफिया, शराब, ये सब इनकी देन है, सब शासन की देन है। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं, एक आदमी जो मुख्य पद पर बैठा हुआ है वो ठीक हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि करप्शन रहेगा, करप्शन खत्म हो। एक आदमी ठीक हो, उन्होंने अगर 18 साल का मुख्यमंत्री रहा तो हम भी 20 साल तक एडमिनिस्ट्रेशन देखा, 10 साल एज ए डायरेक्टर जनरल, 11 साल एज ए सफदरजंग का हेड और 8 साल एज ए डायरेक्टर जनरल। हमने भी 19-20 साल तक देखा एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं जानता हूँ
कि अगर मैं ठीक हूं तो मेरे कर्मचारी कोई गलती नहीं करें, कोई गलती नहीं करें। लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार को एक दिन प्रतिदिन का एक सिस्टम बना दिया। पैसा दीजिए तो काम हो। मैंने तो ये सुना है कि दाखला खारिज करे जाए अपने खेत के बारे में तो बिना सीओ पैसे भी नहीं करे। मतलब ब्रह्मा, मतलब कि वो अपना आपका राज्य आपका खेत है, उसको आपको रजिस्ट्री कराना, लेकिन आप पैसा दीजिए। जो भी वहां पर कर्मचारी है, मुझे नहीं मालूम कौन करता है, जो भी करता हो, इंस्पेक्टर कोई भी, तो आप पैसा दिए बिना अपना दाखिल खारिज नहीं कर सकते। कैसा संस्था, ये कैसा राज्य भाई? ये हर चीज के लिए पैसा देना और अपने काम के लिए भी पैसा देना। आप कहीं भी चले जाइए, थाना में जाइए, आपका जिन्होंने काम है एट्रोसिटी का नहीं लिखेगा रिपोर्ट, घुमाता रहेगा। तो आपका नियम कानून खराब है, आपका शिक्षा व्यवस्था खराब है, आप भ्रष्टाचार में चरम सीमा पर हैं, आप स्वास्थ्य खत्म है, आपकी बेरोजगारी सबसे आसमान पर है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, आपको नहीं मालूम, हमने ऐसे ही मंत्रालय में घूम रहे थे चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए, तो देखिए कि एक मंत्रालय लिखा हुआ है, उसका नाम है एक का मंत्रालय। एक क्या बोलते हैं, एक को क्या, गन्ना। तो मैंने पूछा गन्ना का मंत्रालय क्यों बना भाई? तो गन्ना का मंत्रालय इसलिए बना कि गन्ना के फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए और गन्ना की जमीन को बेचना। बताइए, हमारे पास गन्ने के फैक्ट्री थी भारतवर्ष में, यूपी और बिहार दो ही जगह गन्ने की फैक्ट्री थी, 27 फैक्ट्रियां थी। आज हमारे पास 11 फैक्ट्री, जूट की फैक्ट्रियां थी, इन्होंने बंद करा दी। इन्होंने कभी भी सोचा ही नहीं। अभी धर्मेंद्र जी बोल रहे थे कि अब इनके पास पैसा नहीं है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की छात्रवृत्ति देंगे। अगर ये शराब को खाली रेगुलेट करते तो ना आदमी मरता, न इतने लोग दारू पीते, और हर साल सरकार को 11,000 से लेके 12,000 करोड़ रुपया आता और इस बिहार राज्य को सारे स्कूलों को ठीक करते। लेकिन इनकी सोच ही नहीं है, नीति नहीं है, दिमाग ही नहीं है, क्या नहीं है मैं नहीं जानता कैसे लोग इनके साथ हैं। अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन विद्वान लोग रखते थे अपने चारों तरफ। एक आदमी, एक मीडिया ने हमसे पूछा कि भाई तेजस्वी जी तो पीएमसीएच देखते हैं जाकर के और स्वास्थ्य के प्रति बहुत समर्पित है। मैंने कहा उनको समझा दो कि पीएमसीएच जाने से स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर उनको स्वास्थ्य ठीक करना है, ना तो उनको कुछ आता है और ना उनके अफसर को कुछ आता है। उनको चाहिए अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बुलाएं और उनसे पूछे, राय लें। अकबर अपने नवरत्न से पूछता था कि हमें क्या कर रहा है, लेकिन इन लोग तो अपने आप को डिक्टेटर समझता है कि हम बैठ गए कुर्सी पर, हम मुख्यमंत्री, हम क्यों पूछेंगे किसी से? पूछना ही नहीं चाहते किसी से, किसी का राय लेना नहीं चाहते। तो इनकी स्थिति बहुत ही खराब है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2024-2025 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात कर रहा हूँ इन लोगों की कि इन लोग 33 साल तक हमारे बिहार को कंगाल बना दिया। बिहार सबसे गरीब राज्य है, ये बता रहा हूँ, ये भारतवर्ष का डाटा है। इन्होंने गरीब बना दिया। ये 33 साल तक आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी अपने बड़े बड़े बात करता है ना। अरे तुम बात करता है शराबबंदी का, तुम तो उसका पार्टी था, तुमने बनाया, तुमने क्यों नहीं बंद कराया पहला का? तेजस्वी यादव भी बोलते थे शराब बंद करना, अब तो उप मुख्यमंत्री है, अड़ जाए कि या तो हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आप बंद करो शराब नीति, या शराब नीति को फिर से रेगुलेट करो, खत्म हो जाएगा, स्कूल बनाओ। लेकिन सोचेगा क्यों? सब स्वार्थ में डूबा है। सोचता है कि पैसा कमाने जितना कमाना है, मंत्री बन गए तो पैसा कमाएंगे, पता नहीं पैसा लेके जाएगा सब लोग ऊपर में क्या, मुझे नहीं समझ आता। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, कौन आदमी ले जाएगा? आप जो कपड़ा पहने हुए, मैं जो कपड़ा पहना, अभी 5 मिनट मुझे क्या होगा मैं नहीं जानता, हर चीज यही रह जाएगा। आप लोग सोचिए, एक चीज भी आप नहीं ले जाएंगे। आप इस बात को डेली सोचिए, प्रतिदिन सोचिए कि मैं इस धरती से कुछ नहीं ले जाऊंगा, तभी आप किसी और के लिए कुछ कर पाएंगे, तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अपने स्वार्थ में, अपने परिवार के स्वार्थ में आप डूबे रहेंगे। अच्छे काम करिए, अच्छे मानव बनिए, अच्छे इंसान बनिए, इस सरकार को हटाइए। इसलिए मैं आप लोगों के पास आया हूं कि क्यों नहीं
पढ़े लिखों को सरकार बनाए। जब मैं हार्ट सर्जरी कर सकता, मैं सफदरजंग जैसा अस्पताल को एक एम्स के बराबर ला सकता, तो देखता हूँ कि पॉलिटिशियन तो अनपढ़ लोग कर लेता है, मैं तो पढ़ा लिखा लोग, तो मैं क्यों नहीं करूँगा। यही है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने नौजवान हैं, अच्छे लोग, नौजवान लोग, वो हमारे पार्टी के साथ जुड़े, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं वो जुड़े, खुले मन से जुड़े, दिल से जुड़े, ऑनेस्टी रहे और कोशिश करें कि यहाँ से 40 का 40 सीट सामाजिक, जो हमारी पार्टी बनी है लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी, 40 के 40 सीटों पर जिताइए। और फिर देखिए कि आपका जगदीश प्रसाद पूरे हिंदुस्तान में क्या करता है, सारे धन वापस आएंगे। और 15 लाख जो बोले हैं ना, एक एमपी ने कहा पार्लियामेंट में कि 80 लाख करोड़ खाली मंदिरों में पड़ा हुआ है, 80 लाख करोड़। तो 15 लाख बोल के गए ना। मुझे मालूम है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे दोनों बच्चे पढ़े, एक डॉक्टर, एक हार्ट सर्जन, एक गायनेकोलॉजिस्ट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भी बेटी बाहर रहती है, एक बेटी यहाँ है जो बैठी हुई आपके साथ। तो हम जानते हैं कि जिंदगी कैसी गुजरा है। हमने देखा है मकई का दर्रा खा करके, हमने महुआ का रोटी खा के पढ़ा, हमने आलू खा के ही रहा। हम लोग भाई लोग अफसर बने, IPS बने, 2 भाई, एक भाई डॉक्टर बना। तो गरीब, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि गरीब लोग भी बन सकता है। एक बात याद रखिए आप लोग कि हम लोग गरीब परिवार में पैदा जरूर हुए हैं, हम लोग के लिए दरवाजा नहीं है लेकिन दीवार है। अगर हम ताकत लगाएंगे सब मिलकर के, आप खुद भी ताकत लगाएंगे, मेहनत करेंगे, लगन रहेगा, तो आप उस दीवार को तोड़ देंगे। आप याद कर लीजिए 10 समाज को एक आदमी ने सोचिए कि पहाड़ को तोड़ दिया। और आप लोग इतने आदमी हैं, आप पूरे देश को बदल सकते हैं अगर खाली सोच लीजिए। आप जहां जहां से आए अगर कुछ बातें कहें कि भाई बीजेपी तो देश को बेच रहा है, इसको हटाओ, खाली इतना ही प्रचार करिए, देश को बेच रहा है, इसको हटाओ। और नीतीश लालू खराब कर रहा है राज्य को, इनको भगाओ, इनको भगाओ। मैं कहता हूं कि आपका बिहार राज्य बदल जाए। मैं वचन देता हूं, मुझे समय नहीं लगेगा। जो ये आदमी 33 साल में नहीं कर पाया, 1 साल में करूंगा, 1 साल में करूंगा। एक ऐसा नीति लाऊंगा कि सारे राज्य का स्कूल फ्री होगा, वो पब्लिक स्कूल हो, माउंट कार्मेल हो, सेंट जेवियर हो, हमारा सरकारी स्कूल हो, सभी स्कूल में एक तरह के अच्छे टीचर होंगे, जहां पर गरीब के बच्चे भी पढ़ेंगे, कलेक्टर का भी बेटा वहीं पढ़ेगा, एसपी का बेटा भी वहीं पढ़ेगा और कोई मंत्री का बेटा भी वहीं पढ़ेगा। ये मेरा सपना है, समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी एक ही जीता हूँ, जिंदगी मेरी एक ही है और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जिंदगी में ये सपना पूरा हो जाए। मैं छोटा था तभी मैंने कहा था कि मैं हार्ट सर्जन बनूंगा और हार्ट सर्जन बना। ये मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि मेरे गरीब मजदूर के बच्चे पब्लिक स्कूल के तरह इस स्कूल में पढ़े और अफसर बने। ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है और इसके पूरा करने के लिए आपका सहयोग चाहिए, आपका प्यार चाहिए और आपका साथ चाहिए। धन्यवाद। जगदीश प्रसाद जिंदाबाद। अब इस सभा को आए हुए सारे आगंतुक को बहुत बहुत बधाई। बनी है आपकी, वो पार्टी जमीन पे रह पाएगी, जमीन पर रहने वाले आदमी है भाई, जमीन पर रहेगी। गरीब परिवार से आए, लेकिन आप ही बताइए जितनी भी पार्टियाँ बनी है उस पार्टियों में जितना पढ़ा लिखा मैं हूँ, आदमी है, जेटी एक्सपीरियंस है, समाज के लिए जितना काम किया अपनी जिंदगी में। समाज की सेवा की है सर, आप समाज की सेवा किए हैं दिल्ली में रख। आप बहुत सी पार्टियां हैं आई गई, हाँ, इन लोगों का कोई सिद्धांत नहीं है। जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनका ही कोई सिद्धांत नहीं है, उनके ही पार्टी का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए नहीं वैल्यू है कि जब उसका पार्टी का नेता 2013 में बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा और बीजेपी ज्वाइन नहीं करूँगा, बोला ना,
और वही नेता 2013 के बाद जब तेजस्वी पर लगा कुछ आरोप तो कहा कि भैया हम बीजेपी के साथ सरकार में हैं। तो जिस नेता का कोई सिद्धांत ही नहीं है, हाँ, और अभी जो देश बेच रहा है बीजेपी, उसका वो भागीदारी है, तो उनका कोई सिद्धांत ही नहीं, तो उनका तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात है रहा आरजेडी की बात। आरजेडी 10 साल रहा, पहला 5 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम भी अप्रिशिएट करें। तो उसके बाद मारा मारी, मर्डर, घर से निकलना लोगों को बंद, और कुछ लोगों ने जंगलबाजी बोल दिया, था या नहीं था नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग बोलता था। आरजेडी खत्म, जेडीयू खत्म, तीसरा भारतीय जनता पार्टी देशों को बर्बाद कर रहा है, कॉमनर फैला रहा है, हेटर्ड कर रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है वो हमारे देश में। बताइए हिंदू मुस्लिम क्या होता है? हम लोग सबका ब्लड एक दूसरे में जाता है। हम आज जगदीश प्रसाद, कल आप लोग को जगदीश खड़ा करेंगे, हम बदल जाएंगे क्या? धर्म से कोई बदल जाता है? आदमी की सोच बदलती है, सोच कैसा उस पर डिपेंड है, हम कितना चाहते हैं। इसलिए धर्म की बात तो किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए, समझे कि? तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे कांग्रेस बिहार में स्थिति नहीं बना पाया, घूम रहा है जरूर। तो आखिर में अगर हमें अपना लीडरशिप में ही अगर हम करें ताकि हम पर कोई दबाव न रहे, किसी का गुलाम होकर के हम नहीं कर पाए, अगर हमको कोई अचीव करना है, सर हमको पास करना है BA, हम भी पढ़ेंगे तो ना करेंगे। हम इनको कहते हैं कि आप पढ़िए तो कर जाइएगा, नहीं करिएगा ना। तो जब हम पढ़ेंगे, हम खुद रहेंगे उसका तो हमारे लोग भी ठीक होंगे। हम नेता पैदा करेंगे तो साइड पे चाहता है कि यंग लोग का नेता हो, कि पुराने नेता सब जाएं, क्योंकि पुराने नेता जितने भी हैं किसी का भी नाम सब झूठा है, ठगी है, झूठ बोलता है, पैसा कमाने के लिए सब आया है, पैसा से खजाना भरता है, कोई नहीं सोचता। कोई हम तो 8 महीना से देख रहे हैं कि कोई नेता कोई नहीं बात करता है कि भैया अस्पताल सुधार दो, बच्चों को शिक्षा को सुधार दो। हैं शेड्यूल कास्ट के नेता भी है ना, सुनील सिंह है ना, शराब मंत्री बने हुए हैं ना सुनील सिंह, शेड्यूल कास्ट के नेता है। उनको समझ नहीं आता कि शेड्यूल कास्ट का स्कूल में कुछ नहीं, बच्चे ऐसे ही पढ़ते नहीं, पढ़ाई होती है हिम्मत उसमें कि मुख्यमंत्री को कहे कि तुम स्कूल ठीक करो तो हम मंत्री पद छोड़ते हैं, है नहीं है ना? तो ऐसा आदमी को मुझे नहीं चाहिए, और ऐसा आदमी को चाहिए जो इस तरह का। ये लोग टोपी लगा लेता है इफ्तार के टाइम में, 1000 क्या बोलते हैं इन लोग का कुछ होता है, ईद मनाना इम्पोर्टेंट है कि उसका इज्जत करना इम्पोर्टेंट है, उसके धर्म को इम्पोर्टेंट। हर आदमी का मानने का अपना, आप कोई भी मानिए, उससे हमको क्या मतलब है? आपकी स्वतंत्रता है, आपकी अपनी स्वतंत्रता है। तो ये सब बात को देखते हुए हमने कहा कि पार्टी बननी चाहिए, पार्टियाँ बहुत जरूर बनी। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर हमारे बिहार के लोग इतने अच्छे हैं कि अगर उनको समझाएं, सहनशीलता, देखिए हमारे देश राज्य में सहनशीलता बहुत है, नहीं तो इतना देर तक मतलब बिना दिमाग वाले लोग ही राज कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, बिना दिमाग वाले लोग राज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो भी मंत्री बने हुए। सर बिहार की पब्लिक कैसे ट्रस्ट करेगी आपकी पार्टी पे? लगातार आप भी जाना जातिवाद बिहार में भरा पड़ा है, सभी अपनी अपनी जाति के लेकर। जातिवाद नहीं मानते, हम मानते हैं गरीब और सर एनडीए और गठबंधन दोनों को इतना चैलेंज दे रहे हैं खुले मन से, क्या जगदीश बाबू को डर नहीं लगती है? क्या चीज़ का डर है? खत्म तो सबको होना है, किसी का डर नहीं है। एक ही समझ ये है, अभी अगर हम अपने आप को दबा देते हैं तो इसका मतलब अपने आप को मार रहे हैं। एक्सप्रेशन तो होना चाहिए ना, चैलेंज हम नहीं कर रहे, चैलेंज कर रहे हैं क्या? अभी तो हम लोग अगर देखिए, मैं भी बोलता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि अगर समय आए, चूँकि मुझे बीजेपी को हराना है, तो उस समय तेजस्वी कहे कि डॉक्टर साहब आप मेरे साथ आइए बराबरी में, तो उसके टर्म कंडीशन पर नहीं, क्योंकि मैं लालू जी का बदमाशी बहुत देख चुका हूँ अपने लाइफ में, समझे कि नहीं? खुद देख चुका हूँ। मैंने एक बात बताना चाहता हूँ, उनको मालूम, लालू जी से पूछा कि डॉक्टर नवाज क्यों, तो इन लोग अच्छे लोगों को आगे नहीं देना चाहते। इसलिए अपनी पार्टी जब मजबूत होगी, आप लोग जब साथ देंगे और हमें लगेगा कि भाई हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, ये भी बीजेपी को हराना चाहते हैं,
दोनों मिला लेंगे तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से आराम से हरा लेंगे उनके साथ लड़ूंगा। आपके पार्टी का नाम क्या है, उद्देश्य? हमारी पार्टी का नाम और उद्देश्य संकल्प में सब कुछ लिखा हुआ है। पहले तो भाईचारा का बात होनी चाहिए, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेगा, कोई कॉम्युनल फीलिंग नहीं होना चाहिए। हर गांव में मुस्लिम लोग, हर गांव में हिंदू ये बात होनी नहीं चाहिए। सबको बताना चाहता हूँ कि मानव बनो, इंसान बनो, पहले इंसान बनो, फिर कोई धर्म मानते हो नहीं मानते हो ये मतलब। इसके बाद हर गरीबों की शिक्षा एक ढंग से होती है, क्लास 1 से लेकर 12 तक शिक्षा एक ढंग से। सारे स्कूलों को राष्ट्रीयकरण किया 1 से 12, उसका जो करना है करें, लेकिन 1 से 12 तक बच्चों की पढ़ाई मुफ्त में। और गरीबों की, जितने भी गरीब हैं, कोई कार्ड नहीं बनेगा, सबकी इलाज कोई भी बीमारी हो बिल्कुल फ्री हो। जब हम टैक्स ले रहे हैं तो हम पैसा क्यों खर्च करवाएंगे? सर आज SC/ST बच्चे का जो है स्कॉलरशिप बंद होने जा रहा है, SC/ST बच्चों का स्कॉलरशिप बंद हो ये जाएगा। बहुत गलत बात है। इसके लिए तो पूरे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड सबको आंदोलन करना चाहिए। आज शेड्यूल कास्ट का बंद हुआ, कल बैकवर्ड को बंद कर देगा, आंदोलन रहना चाहिए। ये मुख्यमंत्री या तो स्टाइपेंड दो या पद दो। सर आपने बोला कि बिहार में 40 लोकसभा सीट पर आप तैयारी करेंगे चुनाव लड़ने के लिए, इसमें तो सभी जाति के लोग चुनाव लड़ेंगे आपकी पार्टी में, सभी जाति के क्या हिस्सेदारी रहेगी? ये नहीं कर सकता। जो अच्छे लोग होंगे उसको करा, मैं वैशाली से लड़ूंगा सर। जो अच्छे लोग रहेंगे खड़े होंगे। अच्छे लोग होना चाहिए, अच्छे नौजवान होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए। हम चाहते हैं नौजवान लोग लीडर बने। जी देखिए मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन नौजवान तो रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि अच्छे नौजवान हमारे आए, लीडर बने, लीडर को हाथ में लें और बिहार को चलाएं। बहुत अच्छा सर स्वास्थ्य बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? बिहार के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिन पार्टियों ने 33 साल को आपको ठगा है, वो ठगों से बचिए, 3 पार्टियाँ से बचिए। आप एक बार हमको मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए और मेरा इतिहास पढ़ लीजिए कि मैंने क्या किया समाज के लिए, गरीब के लिए क्या किया। एक डॉक्टर होकर के, DG होकर के मैंने सफदरजंग अस्पताल में हार्ट के सर्जरी को फ्री कर दिया, जी जी बिना किसी से पूछे। जी जी तो एक डायरेक्टर जनरल होकर के मेरे पूरे डिपार्टमेंट में हार्ट सर्जरी इसमें कम से कम 1 लाख 2 लाख बाईपास में खर्च होता है। आज आप सफदरजंग में जाइए, आपको फ्री में इलाज होगा। मुख्यमंत्री को तो एक मिनट लगेगा करने। जी इसके सामने तो DG छोटा सा पोस्ट है ना भाई, मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ा पोस्ट होता है, राजा होता है राज्य का। सर हमारी सरकार PPP मॉडल पे सरकारी अस्पतालों को भी निजीकरण करने जा रही है। PMCH जहां गरीबों लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं, यही तो उसकी समझ नहीं है। मुश्किल बात है ये। 7 से 8 एकड़ जमीन पटना के हर्ट प्लेस में मेदांता अस्पताल को दे दिया गया है। वहाँ 26 लाख रुपए मरीज मर जाता है, 26 लाख बिना दिए निकल नहीं पाता है। 26 लाख दिया ना, थोड़ा उनके पास पहुँच जाता है। आप लोग को मालूम नहीं? सर बिहार और आपको बता दूं, केजरीवाल, आप लोग जब बात कर रहे हो तो केजरीवाल के बारे में सुन लीजिए, आप लोग नहीं जानते। केजरीवाल अपने अस्पताल का MRI CT नहीं ठीक कराता, कहता सब प्राइवेट में कराओ। तो हमको पता चला है, कहाँ तक सही बात नहीं, लेकिन पता चला है डॉक्टरों से कि जो डॉक्टरों को कुछ में पैसा मिल जाता है रेफर करने में, आजकल केजरीवाल कहना पता नहीं क्या बात है सही। मतलब आप लोग अपने कम से कम पब्लिक अस्पताल का MRI CT तो ठीक कराइएगा कि नहीं कराइए? क्यों नहीं करा रहे भाई, क्या कारण है? आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनर मोड कर रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनर तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि IAS चाहता है कि हम चलाएं। IAS चाहता है कि हॉस्पिटल को हम चलाएं। अरे हॉस्पिटल का मालिक होता है वहाँ का मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वहाँ का डायरेक्टर, उसको चलाने दो। तो अगर कल वो कुछ खरीदेगा तो कहेगा हमसे परमिशन लिया, क्यों तुमसे परमिशन लेगा? उसमें कोई घपला आ जाएगा तो उससे पूछो, लेकिन उससे परमिशन लेगा, उसको कमीशन चाहिए। पेन माफिया यहाँ पर पैदा है, यहाँ तो पेन माफिया का राज है ना। बिल्कुल आप क्या करिए? कमीशन हम नहीं दिए सर, हम तो हमारा सर एक आगे की बिहार राजनीति के लिए आगे की क्या रणनीति होगी आपकी पार्टी की सर? रणनीति होगी कि देखिए अभी तक हम 46 जिलों में घूम रहे हैं। अब नौजवानों को सभी जिलों में जाएंगे, सभी गांव में जाएंगे, ग्राम पंचायत में जाएंगे, अपने पार्टी का संगठन करेंगे पहले, ताकि पार्टी संगठित हो जाए। लोगों को प्रचार प्रसार करेंगे, शिक्षित हो, बच्चों को पढ़ाओ। एक कहीं कोई बात नहीं,
इंतज़ार करो, 1 साल 2 साल जितना भी रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे डीएम एसपी से कि जहाँ पोस्टें नहीं भरी है उससे बात करेंगे, तुम पोस्ट भरो, तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता है तो स्कूल बंद कर दो, नहीं तो हमारे बच्चे को स्कूल के टीचर को भरो, खाली जगह जो है उसको भरो। मतलब जगदीश प्रकाश पहले काम करेंगे, उसके बाद चुनाव लड़ेंगे। 1 साल तो काम करना ही है मुझे, बिहार में पूरा काम करना है जी शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए। जहाँ देखो ऑपरेशन नहीं हो रहा, क्यों नहीं ऑपरेशन हो रहा है? जी कुछ अस्पताल में क्यों नहीं ऑपरेशन हो रहा है? क्यों नहीं ENT डॉक्टर है? क्यों नहीं आई का डॉक्टर? बिल्कुल क्यों नहीं है? तो पैसा क्या किया? हम बात करेंगे उन लोग से, सिविल सर्जन से बात करेंगे, समझे कि नहीं? भ्रष्टाचार को बंद करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे कोशिश करेंगे। किसी भी चीज़ के लिए पैसा क्यों ले रहे हो? इसको पर्दाफाश करेंगे। सर हमारे पास वीडियो है, ठीक है, वीडियो भी है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। नाम धर्मेंद्र पासवान, पूर्व जिला परिषद, पूर्व MLA प्रत्याशी, मखदूमपुर जहानाबाद। सर भारत सरकार बिहार सरकार दोनों सरकार जो PPP मॉडल पे बहुत सारी योजनाएं ला रही है, जिस पे खासकर गरीब लोग बहुत ही परेशान हैं, चाहे सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या शिक्षा की बात हो। अपने पटना बिहार में लगभग 7 से 8 एकड़ जमीन बिहार सरकार एक प्राइवेट संस्था को दे दिया, मेदांता हॉस्पिटल, जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल। अभी वहाँ पर गरीब आदमी जाने को डरता है। कुछ समय पूर्व एक किसी मरीज का इलाज के क्रम में देहांत हो गया और 26 लाख उस पर ड्यू कर दिया। देखिए PP मोड जो होता है उसमें कोई भी सरकार हो, वो राज्य सरकार हो या बिहार सरकार हो, वो समझिए सरकार का होता है। आप मेदांता में मैं एक बार गया था एक आदमी को देखने के लिए, मुझे इच्छा हुई कि एक समोसा खा लें, भूख लगी हुई थी। जब हमने जाकर वहाँ पूछा कि समोसा कितने का है, तो बोला कि एक समोसे का दाम 45 रुपया है। अब आप ये बता दीजिए, हमारा पॉकेट अलाउ नहीं किया, हम फिर बाहर निकल गए। PP मोड जो होता है वो दिखावा के लिए होता है, वो राज्य सरकार का मंत्री का होता है। और PP मोड ही नहीं, वो गरीब वहाँ जा ही नहीं सकता। वो अमीर को अमीर बनाने का सरकार की साजिश है कि आप मेदांता को तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्री नहीं कर सकते। तो बोला गया कुछ लोग को हम देखेंगे, गरीब लोगों को। अब बताइए कि वहाँ गरीब लोगों को खाना का भी व्यवस्था होना चाहिए ना। एक भी गरीब लोगों का मेदांता में इलाज नहीं होता, वहाँ सिर्फ लूटा जाता है। अगर भूल बस कोई गरीब चला गया तो बर्बाद हो जाता है। आप जैसे कहा ना कि 25 लाख, तो ऐसा एक उदाहरण नहीं है, वहाँ आपको सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। उतना ही नहीं, गरीबों को, पेशेंट को देखने नहीं दिया जाता और लगातार मरे हुए को भी रखे हुए रहता है। ये साजिश है मेदांता का, ये बड़े लोगों के लिए है, बड़े लोग। इसके अलावा भी सरकार जो अभी PMC है, जो गरीबों का अस्पताल कहलाता था, उसे भी PP मॉडल पे सरकार बना। देखिए सवार गरीब अब है ही नहीं। नीतीश कुमार जी अब गरीब नहीं रहे, वो बहुत बड़े हो गए। उनके बाबूजी ने पुड़िया कसते थे, वो पुड़िया नहीं कसते, वो बिहार के पुड़िया कस के बेचना चाहते हैं। हमारे बिहार की जनता कितनी अमीर हुई है? अब देश के ही जनता गरीब होते जा रही है। मैंने बोला अभी, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। 300 करोड़ यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है, पटना यूनिवर्सिटी को दिया गया। बहुत ही भव्य ऑडिटोरियम बनाया गया पटना वुमेंस कॉलेज में, 150 करोड़। एक तरफ शिक्षा में आर्थिक रोना रोती है हमारी सरकार, दूसरी तरफ कुछ संस्था को 150 करोड़ 300 करोड़ दान दिया जाए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सारे विश्वविद्यालय बिहार का 5 साल से डिग्री नहीं दे रहा है। वो पटना विश्वविद्यालय हो, मगध विश्वविद्यालय हो, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, देश के उठा लीजिए ना, साजिश है, प्राइवेटाइज करने का साजिश है। बिल्डिंग बना दो, वहाँ प्रोफेसर नहीं है, अब सारे कुछ चीज़ में फैकल्टी नहीं है। पूरा पटना विश्वविद्यालय में 60% शिक्षकों की कमी है।
इस प्रकार से सारे विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी है, 60 से 70%। पढ़ाई कहाँ होगा? बिल्डिंग में कमीशन मिलता है सरकार को, इसलिए बिल्डिंग बनाया जाता है, लूटा। बिल्डिंग पढ़ेगा, बिल्डिंग पढ़ावेगा, ये प्रोफेसर पढ़ावेंगे? नौजवान बैठे हुए हैं, अभी देखा ना आपने, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया व्याख्याता वाला। आपकी पार्टी इन सब मुद्दों को लेकर क्या करने वाली है? हम लोग इसके मुद्दे को लेकर जन आंदोलन चालू करेंगे और रोड से लेकर रोड पर लड़ाई होगी। सरकार की जो कारनामे हैं केंद्र और राज्य सरकार का, उसको घर घर बताएंगे, रोड पर से जनता को बताएंगे, देखो इनके कारनामे को किस प्रकार से देश बिक रहा है। भारत में एक एम्स है अस्पताल जो सिर्फ दिल्ली में गरीब भारत के किसी भी कोने से जाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन 28 राज्यों में एम्स की स्थापना हुई है। उस एम्स में गरीब जाने से डरता है, क्यों? देखिए, उस एम्स में भी जाना चाहिए, वहाँ नॉर्मल चार्ज लगता है। और बहुत जगह डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी का ही सोच था कि एम्स बने, लेकिन अभी आपको बहुत सारे फैकल्टी की कमी है। अब इनको तो आपको क्या बताऊं, इनको हटाने के लिए केंद्र सरकार ने उम्र को ही 65 से 62 कर दिया। ये तरीका है देश का। धन्यवाद। हर घर, हर पहर, हर गली में पलता है एक ख्वाब, दिए की तरह हम सब के अंदर जलता है। इसका उजाला हमें पहचान देता है, किसी बेजुबान को भी जुबान देता है। फिर धीरे धीरे तप कर ये छोटा सा दिया एक सूरज बनकर उगता है। मगर सूरज कहां कभी रुकता है? सोच पर पहरे कभी लगते हैं भला? सपनों को नजर कभी लगती देखी है? तो खुलकर सपने देखो और आगे बढ़ो। एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, अब कभी भी पढ़ो इंडिया, बस आगे बढ़ो।